हेलो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है कि यदि जब कोई रे डेंसर मीडियम से आके वापस क्या होती है, डेंसर मीडियम ही वापस चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा कब होता है? जब हमारा एंगल जो होता है वो कैसा होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है इंसिडेंट एंगल, तो उस कंडीशन में वो रे उसी डेंसर मीडियम में ही वापस लौट जाती है। अच्छा, आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं टोटल रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को डिनोट करते हैं आईसी से, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से। अच्छा, आज हम इन दोनों में रिलेशन निकालने वाले कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ आप सभी जानते हैं म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। ये आपका क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है। मैंने आपको जब पढ़ाया भी था, जब स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, तो मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया था। ठीक है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं म्यू1 की, तो अब की बार हमारा मीडियम तो कौन सा है, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में। तो म्यू1 यदि हम लें वाटर के लिए, तो वाटर के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो म्यू को म्यू लिख रहे हैं, ठीक है, म्यू1 को म्यू लिख रहे हैं। और इसी तरह से अब ये जा कहाँ रही है, वाटर से एयर में जा रही है, तो एयर को जो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं कि वाटर के लिए तो म्यू लिख रहे हैं और एयर के लिए 1 होता ही है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करें, और यहाँ पे जो एंगल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा, जब आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई सी के। यस स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आपका जो क्रिटिकल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आपका आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई सी के। तो यहाँ पे हम इक्वल कर देते हैं, तो म्यू1 की जगह तो हम लिख देते हैं म्यू, क्योंकि म्यू से लाइट जा रही है, साइन आई, इसको लिख देंगे हम साइन आई सी इज इक्वल्स टू म्यू2। तो म्यू2 को क्या लिखेंगे, 1, और साइन आर, तो साइन जो आर है वो आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। इसी को तो बोल रहे हैं हम स्टूडेंट्स, यही तो हमने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो हमने पढ़ा था। जिस भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, पहले वो लास्ट वीडियो देखे, कंप्लीट देखा, और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखे, तो आपको श्योरली बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो लेकिन सबसे पहले लास्ट वाला वीडियो आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद इस वीडियो को देखें, श्योरली आपको 100% सारी चीजें समझ में आएंगी। तो हम बोलते हैं साइन आर, यहाँ पे हम आर की वैल्यू बात करें तो आर है 90 डिग्री, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जब होगा तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या हो जाएगी, सरफेस पे आ जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। जो यदि मान लीजिए आपका ये जो एंगल है वो आईसी है, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बना लेगी, 90 डिग्री। मतलब ये रे यहाँ से आके ऐसे चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन आईसी है, यदि इंसिडेंट एंगल आईसी है तो साइन कितना, आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने लिखा म्यू साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हमने लिखा साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। और यदि मुझे आई सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो ये आ जाएगी साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो यही रिलेशनशिप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। सभी एग्जाम्स में भी, आईआईटी, नीट, सभी में भी इस टाइप के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है वो साइन इनवर्स होता है 1 अपॉन म्यू के। तो ये बात आप सभी को क्लियर हुई, जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो आप, क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम क्रिटिकल एंगल को बढ़ाएंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर आप इसको उल्टा भी कह सकते हो, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। यदि स्टूडेंट्स मान लीजिए आपको म्यू साइन 60 डिग्री दे दिया कि किसी जिसका क्रिटिकल एंगल आईसी 60 डिग्री है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो मान लीजिए आईसी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 अपॉन म्यू किसके इक्वल है, साइन आईसी के। तो हमें म्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन आईसी। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, साइन आईसी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन 60 डिग्री √3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया,
2/√3। और स्टूडेंट्स आप सभी पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हम जनरली लाइफ में हमारे देखते हैं। व्हाट्स द एप्लीकेशंस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए हम स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो फर्स्ट होता है स्पार्किंग ऑफ डायमंड। तो देखिए डायमंड किस तरह से स्पार्किंग करता है। डायमंड का क्या जो होता है, क्रिटिकल एंगल जो होता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है। क्रिटिकल एंगल इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होगा क्योंकि आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री के नियर होता है। जब डायमंड में कोई भी रे इसमें आती है, मान लीजिए कोई भी लाइट रे इसके अंदर आई, तो इसके अंदर की तरफ जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। मान लीजिए डायमंड है आपका, ठीक है। अब इसको जो आपका नेचुरल डायमंड जो मिलता है वो क्या होता है कि किसी भी तरीके से कोई साइन रेस्पॉन्स नहीं देता है, किसी भी तरह से चमकता नहीं है। उसका रीजन क्या हुआ है, क्योंकि उसकी एजेस इस तरह से बनी हुई नहीं है। यहाँ पे हम आपका जो डायमंड होता है उसको जो शाइनी बनाया जाता है, किस कारण बनाया जाता है, उसकी एजेस जो होते हैं उसको क्या करा जाता है, हर एक फेस को उसके अकॉर्डिंग शेप में दिया जाता है, जिससे वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा चमकदार रहे। वो कम शाइनिंग होता है जो नेचुरल डायमंड होता है, उसको ज्यादा शाइनी बनाने के लिए उसको क्या कहते हैं, एजेस, उसके जो फेसेस होते हैं उसको शेप दी जाती है। तो जैसे ही इसमें लाइट रे इसमें आई, तो मान लीजिए लाइट रे थोड़ी सी डेंसर मीडियम में आई, तो इसका नॉर्मल था उससे थोड़ी सी झुकी, और लाइट रे मान लीजिए यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो ये लाइट रे बाहर नहीं निकल पाएगी। उसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है और ये अंदर ही अंदर उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और मान लीजिए लाइट रे रिफ्लेक्ट तो यहाँ पे आई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी तरह से यहाँ पे भी इसको रिफ्लेक्ट कर, तो एक लाइट रे जो इसमें एंटर हुई है ना, वो बहुत टाइम बाद कहीं जाके बहुत सारी सरफेसेस से टकरा के फिर कहीं जाके वो इससे बाहर निकल पाएगी, और इस कारण से वो क्या होता है, हमें चमकदार दिखाई देता है। तो ये तो फर्स्ट था आपका स्पार्किंग ऑफ डायमंड। तो आपको समझ में आया, इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है और रे जब भी, तो किसके एप्लीकेशन हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि लाइट रे एक बार एंटर हुई और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहा, जिसके कारण वो हमें क्या हो रहा है, चमकदार दिख रहा है, चमक रहा है, शाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया। स्पार्किंग ऑफ डायमंड, स्पार्क क्यों कर रहा है, चमक क्यों रहा है, चमकदार क्यों दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि हमें वो जो उसमें कोई भी रे एंटर हो रही है वो क्या हो रही है, उसी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है, जिसके कारण वो हमें क्या कर रहा है, बाबरसी में वही रे घूम रही है उसके अंदर, तो हमें वो चमकदार दिखाई दे रहा है, स्पार्किंग भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्पार्किंग ऑफ डायमंड आपको समझ में आया। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन वाटर। तो इसका भी रीजन यही हुआ, जब भी कोई भी रे आपके अंदर, कोई भी वाटर बबल्स है, एयर बबल्स है कोई भी वाटर के अंदर, तो जैसे ही कोई भी रे डेंसर मीडियम से वहां पे रेयर मीडियम में आने की कोशिश करती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आने की कोशिश करती है, तो वहां पे भी सेम यही फिनोमिना लागू हो जाता है। इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम हो जाता है, अंदर रे घूमती है, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है एयर बबल्स। ठीक है, तो थर्ड हम इसका बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स आप जो है पहले भी जान चुके हैं थोड़ा बहुत ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं आपके, ऑप्टिकल फाइबर्स इज एन एक्सट्रीमली थिन, बहुत ज्यादा पतले होते हैं, एंड लॉन्ग, और बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं, ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी ग्लासेस, और ये बहुत ही फाइन क्वालिटी के ग्लासेस से बने हुए होते हैं, बहुत अच्छे टाइप के ग्लासेस से बने हुए होते हैं। एंड देयर आर द ऑप्टिकल फाइबर्स इज कॉल्ड कोर, एंड कोटिंग एज सराउंडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज नॉन एज क्लेडिंग। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का। तो आपको पता है जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो कुछ इस तरह से ही होते हैं। इनमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए लाइट रे आई, तो इसका भी क्रिटिकल एंगल जो होता है बहुत ज्यादा कम रखा जाता है, जिससे वो क्या होने लग जाती है, इसी के अंदर स्टूडेंट्स क्या करने लग जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लग जाती है, इससे बाहर ही नहीं निकल पाती है इस ग्लास ट्यूब से, इसी के अंदर क्या करती रहती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती रहती है। तो ये इसका जो बेस्ट प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है, लाइट रेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड टू द ट्रांसमिट द लाइट विदाउट एनी लॉस ऑफ द इंटेंसिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज इसके अंदर एक बार एंटर हो रही है वो बिना किसी अपनी इंटेंसिटी को रिड्यूस किए, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी तो रिड्यूस ही नहीं हो रही, जो लाइट रेज आप यहाँ से डाल रहे हैं वही लाइट रेज यहाँ पे निकल रही। अच्छा, आपको पता होगा कि हम जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को लाइट रेज के रूप में करे जाते हैं, तो ये जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, सी होते हैं, उनमें क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हुए होते हैं, यहाँ तक कि इतना अच्छा ट्रांसमिट कर सकते हैं कि हम
हम नॉर्मल यदि वायर से किसी ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट करते हैं तो वहां पे एनर्जी लॉस हो जाता है और जिससे सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से क्या होता है कि बिल्कुल भी सिग्नल हमारा डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ तक कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी हमारी सिग्नल्स बहुत इजीली ऑप्टिकल फाइबर से भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो बात समझ में आई। इसकी लाइट सिग्नल की इंटेंसिटी बिल्कुल भी कम नहीं होती है, तो इसको हम ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। किस कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे आपका ये ऑप्टिकल फाइबर वर्क कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो हमारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंडोस्कोप्स वगैरह, तो उसमें भी क्या होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स का जो कंसेप्ट है वो यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के बाद हम इसके बाकी के एक दो एप्लीकेशंस और देखते हैं, तो देखिए उनमें क्या बताते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग जो प्रिज्म होता है वो हम बोलते हैं राइट एंगल, जिसमें राइट एंगल होता है, ऐसा प्रिज्म जिसमें राइट एंगल होता है। ठीक है, प्रिज्म इज कॉल्ड टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो ऐसा प्रिज्म जो राइट एंगल बनाता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, इस वाले प्रिज्म में एक राइट एंगल बन रहा है, तो ऐसा प्रिज्म जो राइट एंगल बनाता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है। और यहाँ पे हम बोले तो जो इसका कोई भी ग्लास प्रिज्म जो होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है, और उसका आपका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 41.8 होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 41.8 होता है। यहाँ पे हम जब रेज आती हैं, जिसमें रेज आती हैं, तो देखिए सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल वाले प्रिंसिपल को समझते हैं। तो व्हेन द लाइट रेज फॉल्स ऑन द राइट एंगल प्रिज्म, देन राइट एंगल ग्रेटर देन द 41.8 डिग्री, और जो उसका राइट एंगल है वो यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो रहा है, जो उसके ऊपर रेज आ रही है, तो उसका वो एंगल इससे ज्यादा हो रहा है, इस एंगल से ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या शो करने लग जाती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने लग जाती है। उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है, और हम इसके दोनों डायग्राम अब समझते हैं। तो सबसे पहले अब जो प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो यूज फॉर द डेविएट द रेज ऑफ द लाइट थ्रू 90 डिग्री। तो ये क्या करता है, जो भी रेज इसके ऊपर आ रही हैं, ऐसे प्रिज्म फर्स्ट इसका हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो जब लाइट रेज के ऊपर इस तरह से प्रिज्म आ रही है, तो इस तरीके का जो प्रिज्म बना हुआ होता है, ये प्रिज्म इस तरह से लगा होता है, तो लाइट रेज को ये क्या कर देता है? 90 डिग्री पे बेंड कर देता है। ठीक है, तो पहला तो इसका यही पार्ट हो गया कि लाइट रेज को, तो देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट का वो 45 डिग्री बन रहा है, जो कि किससे ज्यादा है? इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, और जिसके कारण कर देगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगा। बात समझ में आ गई? सारी की सारी रेज 90 डिग्री पे आ जाती है। तो इस टाइप का जो प्रिज्म होता है वो आपके पेरिस्कोप में यूज किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पेरिस्कोप में इस तरीके के प्रिज्म आपके यूज किए जाते हैं। दूसरे यहाँ पे देखिए कि लाइट रेज को 180 डिग्री पे बेंड करने के लिए भी काम में आता है। देखो लाइट रेज आई, 45 डिग्री से ज्यादा हुआ एंगल, और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दिया। तो इस तरीके से राइट ट्रायंगल प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम यदि मान लीजिए कोई रे हमें 180 डिग्री पे घुमानी है, तो हम इस तरह से राइट एंगल प्रिज्म से घुमा सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से। थर्ड, यदि हम इसका बात करें तो हम इससे इमेजेस को भी बदल सकते हैं, उसको इन्वर्ट कर सकते हैं, उसका भी एक एप्लीकेशन होता है प्रिज्म से ही। आई होप आपको ये प्रिज्म समझ में आया होगा कि किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, कि जब भी एंगल 45 डिग्री है, मतलब 41.8 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या कर देगा? रिफ्लेक्शन कर देगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगा, जिससे हम रे को 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, या किसी भी इमेज को इन्वर्टेड करके शो कर सकते हैं। इसी के साथ इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है वो मिराज भी बोल देते हैं। तो देखिए ये जो काम आती है वो किस काम आती है, कि मान लीजिए कोई भी हम बात करें, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, समर डेज में जो हमारे जो अर्थ होती है वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाती है, और वहां की जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, रेयर मीडियम की तरह बिहेव करती है। अर्थ के पास की जो मीडियम होती है, जो अर्थ होती है, अर्थ जो होती है वो नीचे वाली अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है? रेयर मीडियम की तरह बिहेव करती है, जबकि जो उसके बाद का जो एटमॉस्फेयर है वो बिहेव करता है डेंसर मीडियम की तरह। तो मान लीजिए जो बिल्कुल अर्थ के पास वाली एयर होती है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? रेयर मीडियम की तरह। तो क्या होता है, मान लीजिए जैसे हम कोई ट्रे की ही बात करें, यहाँ पे एक मैन है, तो उसको वो तो अर्थ के बिल्कुल ऐसे नियर बाय होगा, तो जैसे ही पीछे मान लीजिए कोई भी रे आ रही है, लाइट रेज जो आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से जब भी रे आती है तो नॉर्मल से क्या होती है? दूर हटती है, जिसका नॉर्मल होता है उससे दूर हटती है, और ऐसे दूर हटते हटते जब इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, जब इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में ये क्या हो जाती है? रिफ्रैक्टेड हो जाती है। और जो मान लीजिए दो रे आ रही है इस तरह से रिफ्लेक्ट होते हुए, और जहां पे ये दोनों मिलती हैं वहां पे हमें इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उल्टी इमेज दिखाई देती है, और इसको हम मिराज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको टॉपिक समझ में आया कि
लिखना क्या है इसके अंदर कि जब भी समर डेज होते हैं तो वहाँ के अर्थ के पास वाली जो जगह होती है, अर्थ जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ की जो सरफेस होती है रेयर मीडियम की तरह बिहेव करती है। जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो जब भी रेस वहां से आती है ट्री से, तो ट्री से जब भी आएंगी तो डेंसर से जब रेयर में जाती है, नॉर्मल से दूर हटती हैं, वो नॉर्मल से दूर हटती हैं तो बड़े एंगल का बनाती हैं, और जब वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या कर देती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देती है, इस तरह से वापस चली जाती है। और हमें जो वो ट्री होता है वो क्या दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है कि हमें जब दूर वाले जो ट्री होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं हॉट डेज में, ठीक है। और ऐसा आप कह सकते हैं जब बिल्कुल खाली जगह हो तब ऐसी चीजें होती हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत शानदार टॉपिक है, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।